हम बात करने जा रहे हैं आज सेक्शन 52 की। 52 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां अगर कोई मामला पेंडिंग है, पेंडिंग सूट, कोई मामला कैसे है, पेंडिंग है, न्यायालय में लंबित है वो मामला, ए और बी के बीच में। पेंडिंग सूट का मतलब क्या हुआ, ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में। ए का कहना यह है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर राइट ए का है और बी का कहना यह है कि इस पर राइट बी का है। ये दोनों के बीच में अभी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है कि इस मकान पे राइट किसका है। ओके, तो ये क्या कहेंगे इसको, दिस इज पेंडिंग सूट। कोर्ट में अभी कैसा है, ये लंबित है मामला, पेंडिंग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन के दौरान, जबकि अभी ये सूट पेंडिंग ही है, अभी अभी फैसला हुआ ही नहीं कि ए के फेवर में जाएगा या बी के। ए ने इस प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया। ये सी कौन हो गया, ट्रांसफरी। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या ऐसी सूरत में किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। बताइए, आप एक जनरल क्वेश्चन बताइए, जनरल क्वेश्चन आपको क्या समझ आता है एज अ लेमैन, कि इस सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप क्या कहती हैं, नहीं कर सकते। मैम इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि अभी तो डिसीजन ही नहीं पता कि किसके फेवर में। हाँ सिमरन, आपको समझ आई कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 52 यस। लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्राइन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि जब दो लोगों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद होता है, कोई मामला होता है, और इस बीच अभी फैसला हुआ ही नहीं है, कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं है, और उसके बीच में ही एक ने दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो ये क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। मैम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप सबने लगभग एक ही जवाब दिया है, ये नहीं कर सकता। तो आप बताइए, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, आपने जो चीजें सुनी होंगी आसपास, या कभी ऐसा देखने का अवसर मिला हो मूवीज के थ्रू या जनरल लाइफ के अंदर, कि एक सिविल मामला सुलझाने में कोर्ट को कितना समय लगता है, डिसीजन या फाइनल डिक्री आने तक कितना समय लग जाता है, कई सालों लग जाते हैं सिविल मैटर्स में। तो यानी उतने साल के लिए ये मामला गया खटाई में, फिर ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसका मतलब। सपोज ये डिसीजन, जब हमने मामला सूट फाइल किया, वहां से हमें लगभग 20 साल लग गए। हालांकि अब काफी बदलाव आ रहा है और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन फिलहाल तक 20 साल किसी सिविल मामले को सुलझाने में, डिसीजन तक पहुंचने में लगते हैं, तो क्या 20 साल तक उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ये आपको जस्टिफाइड लगता है। दोनों चीजें मैंने आपसे एज ए लेमैन पूछी हैं, आपको क्या करना है, लॉ में कहीं भी अटक जाए तो आपको कौन सा दिमाग काम में लेना है, जो आपके अंदर बैठा हुआ जज है वो आपको सीधे सीधे बता देगा हाँ कि ना, सही की गलत। बताओ, आपने जैसे पहले जवाब दिया वैसे बताओ, इनर कॉन्शियस से। वो तो पर्सपेक्टिव राइट की बात कर रहे हो आप, उसकी चीजें अलग हैं। मैं ये बात कर रही हूँ, इतने लंबे समय तक अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उस बीच हमें मना किया गया है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करो, जैसा कि आपने बताया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट कैसे कर सकते हैं अपन ट्रांसफर। तो क्या आपको ये बात सही लगती है कि इतने समय तक रोका जाए, फिर नो कोई मैम, दूसरा, है फिर कोई इस का प्रॉपर्टी के पहले, ए ने पहले यहाँ ए और बी के बीच में चल रहा है, फिर सपोज चलो सी भी आ गया, डी भी आ गया, इस एक केस से निकला तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मतलब वो प्रॉपर्ट्री तो कभी ट्रांसफर ही नहीं होगी। गलत, गलत। तो गलत है इसका मैम। इसका रास्ता निकाला है सेक्शन 52 ने। सेक्शन 52 बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स सामने आई हैं उनको देखते हुए बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ लॉ हमें, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी आ जाता है यहाँ। आप देखेंगे इसके जो फीचर देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, सेक्शन 52 आपको ये नहीं कहता कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी। ये कहता है यू कैन, यू कैन। लेकिन
जो आपने ट्रांसफर किया है, इन दो लोगों के बीच में हुआ ट्रांसफर, दिस इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, किसके अधीन रहेगा? न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किया तो या तो आप कोर्ट की परमिशन से कर लो, कोर्ट से पूछ के कर लो कि हम ट्रांसफर करें क्या, और अगर आप बिना पूछे भी कर रहे हो तो यहाँ लॉ ने आपको मना नहीं किया, इतना कहा है कि भैया किसी का डिसीजन तो ऊपर होगा। अब जब दो लोग बोलेंगे, मेरा मत कुछ और है, आपका मत कुछ और है, मैं चाहती हूँ 1 बजे क्लास हो, तुम चाह रहे थे 11 बजे क्लास हो, किसकी चली? मैडम की चली। क्लियर? यहाँ पर कोर्ट चाह रहा था, कोर्ट कह रहा है रुक जाओ, या मैं जो फैसला दूंगा, डिसीजन दूंगा, मैं बी के फेवर में या ए के फेवर में दूंगा जब दूंगा। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं मैं हूं प्रॉपर्टी का तो मालिक, मेरे को लगता है 100% मेरे पक्ष में फैसला होगा। ए भाई साहब ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी ये सोच के कि प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, लेकिन डिसीजन तो कोर्ट के हाथ में था। कोर्ट ने क्या कर दिया? बी के फेवर में कर दिया ये मकान। अब ए ने कहा मैं मालिक हूं, कोर्ट कह रहा है बी मालिक है, किसकी चलेगी? सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या हो गया? जहां मामला ऐसा आ गया कि पेंडिंग सूट है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अगर करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन आपको रोक रहा है, ये सेक्शन आपको ये कह रहा है कि लेटर ऑन जो भी फैसला कोर्ट देगा वो आपको मानना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपको? हु इज आपको एट हियर? पार्टीज ऑफ द सूट्स, पक्षकार। कौन है पक्षकार यहाँ पे? भाई ए और बी तो है ही, ये तो मानेंगे ही, सी को भी मानना पड़ेगा क्या? सी कहता है मुझे क्या पता ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, तो इसको तो नो नॉलेज, इसको पता ही नहीं था। मैंने आज आपको एक प्रॉपर्टी बेची है, मैं ए हूं और मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बेची है, प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल कागजात मेरे पास हैं, प्रॉपर्टी आपको दिखा दी गई, आपको थोड़ी पता था, इसका कोई रजिस्टर थोड़ी बना हुआ है कि आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे मकान के बाहर थोड़ी लिखा हुआ है कि ये पेंडिंग सूट का मामला है, यही प्रॉपर्टी है सपोज, मैंने आपको कहा ये मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रही हूँ, आपको क्या पता, माथे पे थोड़ी लिखा है प्रॉपर्टी के, आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, यू आर अननोन, यू आर नॉट अवेयर दिस इज पेंडिंग सूट। फिर क्या होगा? सी इस ट्रांसफरी को नॉलेज ही नहीं है कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, तो क्या ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी कोर्ट ने जिसके लिए मालिक किसको घोषित कर दिया? बी को। अब ये एक्स किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा या सी के पास? ए के पास तो जाएगा ही नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया। बी के पास जाएगा तो सी कहता है मैं भी मालिक हूँ, पैसा दिया है मैंने, मुझे पता ही नहीं था ये कोर्ट में पेंडिंग है मामला, किसकी चलेगी? कोर्ट की चलेगी, हाईएस्ट डिसीजन अथॉरिटी। लेकिन सी, क्या इसे कोर्ट का, सी कोर्ट की चलेगी, इसका मतलब सी भी बाउंड हो गया। यस, आपको क्या ध्यान रखना है कंसेप्ट? वेदर द ट्रांसफरी हैज द नॉलेज और नॉट, ही हैज notice or not about the pending suit, he is also bound। कौन कौन बाउंड हो गया? पार्टीज जो हैं वो बाउंड हो गए, और यहाँ ये ट्रांसफरी जो है ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो अब यानी कि एक चीज क्या समझ आई कि क्या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ओनरशिप और टाइटल कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? यस, हो सकती है।
हुई ना, ट्रांसफर ने की क्या? ये छोटी छोटी चीजें प्री में ही आने वाली है आपके पास। क्या यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। क्या इनके बीच में किया हुआ ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाएगा? ए और सी के बीच में किया गया ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाएगा? हम ये कहेंगे कि देखिए, अगर कोर्ट ने फैसला इस पार्टी के फेवर में दे दिया, ए के ही नाम पे मकान कर दिया, तब तो ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। लेकिन अगर इसने दूसरे पार्टी के नाम पे कर दिया, ये ओनर नहीं था, तो ये ट्रांजेक्शन कैसा है? वॉइड। बात आ गई समझ में? अब इसका एक मैक्सिम है, वो आपको नोट कराती हूँ। डिटेल एंड देन इनोवेटिव। क्या प्रोनाउंस किया मैंने? उट लिटे पेंडेंट निहिल इनोवेटर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैक्सिम है, उसका मतलब यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन जो है वो किस पे बेस्ड है? इस मैक्सिम पे। ये आपकी लीगल मैक्सिम है जिस पे ये बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एनी न्यू फैक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। किसी भी नए फैक्ट को ऐड नहीं किया जाएगा, ये बेसिस है इसका। ये डॉक्ट्राइन पहले तो मना कर रहा है आपको कि भाई आप ऐड मत करो नए नए फैक्ट को। ऐड करने का मतलब ए और बी तो वैसे ही झगड़ रहे हैं, उनके बीच में तो पता ही नहीं चला मालिक कौन। अब तीसरा मालिक और आ रहा है, फिर वो और झगड़ेगा। दो का तो झगड़ा सुलझा नहीं है, तीसरा और आ रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि नए फैक्ट को इंक्लूड मत करो। इस पे बेस्ड है ये। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट रहना पड़ेगा, न्यायालय के निर्णय के अधीन आपको रहना पड़ेगा। तो इसके ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 52, जिसमें सबसे पहला तो आपने यही लिखा है पॉइंट जो आपने ये मैक्सिम लिखी है, उसका मीनिंग बताया मैंने आपको। नो न्यू फैक्ट्स शुड बी एडेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। मतलब नए फैक्ट्स को ऐड करना ठीक नहीं है जिस वक्त मामला पेंडिंग हो। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो जिसका मतलब होता है पहले की स्थिति में बना के रखना। मतलब जो प्रॉपर्टी पहले सिचुएशन में थी, उसी सिचुएशन में वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट बनी रहे, एज इट इज बरकरार रहे। स्टेटस क्यो मतलब ए और बी के बीच में झगड़ा चल रहा था, अब अगर हमने तीसरे को ऐड कर लिया
तो वहां नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं प्रीवियस पोजीशन में ही जो है वो प्रॉपर्टी बनी रहे, उसमें किसी नई प्रकार की कोई चीज जुड़े ना, इसमें जो चीजें हैं वो किसी प्रकार की कम ना हो, तो वो एज इट इज स्टेटस क्यो जो चीजें हैं वो बनी रहे। तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ये कैसे हो रहा है? मैंने आपको बताया इन दो के बीच में झगड़ा हो रहा था। अब हमने कहा एक नया पक्ष यहाँ पे आ गया। अब अगर कोर्ट पहले तो क्या करे, अगर सेक्शन 52 ना हो, सोचो अगर आप 52 नहीं है अपने सामने तो क्या होता? तो क्या होता, पहले तो ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ है, इस बीच इसने ट्रांसफर कर दिया फैसला आने से पहले, और कोर्ट ने किसके फेवर में कर दिया? ही इज द ओनर। तो एक मामला तो कोर्ट ने निपटा दिया कि भैया बी ओनर है, ये साइड में हो गया। अब सी आ गया आपकी कोर्ट में, सर मुझे दे दिया इसने मकान। अब झगड़ा किसके बीच में हो गया? ए और सी के बीच में हो गया। अब सपोज सी ने अगर ये मकान किसको ट्रांसफर कर दिया? डी को, तो फिर डी आएगा सूट लेके, अलग सब अलग अलग वाद लेके आ जाएंगे। कितना कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इससे तो कोर्ट ने जो ये डिसीजन दे दिया, सेक्शन 52 ने कह दिया भैया आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का नहीं तो यही काम हो जाएगा बैठ के, हाँ साहब आप भी वाद लेके आओ। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स यानी अगर जो ज्यादा लोग हो जाएंगे जिनके राइट्स इफेक्टेड होंगे तो वो सूट फाइल करेंगे, उनको रोकना, इसके लिए ही सेक्शन 52 को बनाया गया है। चौथा ऑब्जेक्ट है टू गिव द रिकॉग्निशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, टू गिव द रिकॉग्निशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्णयों को मान्यता देना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोर्ट के डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमने यहाँ पे कहा कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट ही जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, पार्टीज उस डिसीजन को मानने के लिए बाउंड हैं। अब लिखिए असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 52। essential elements of section 52। देखिए उसमें सबसे पहला आपको लिखना है दिस इज सूट एंड प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग, सूट और प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग। अब देखिए पेंडिंग होने का मतलब क्या होता है? पेंडिंग होने का मतलब यहाँ पे कौन सा टाइम पीरियड हम माने कि पेंडिंग हुआ। सपोज आज की डेट में आप किसी कोर्ट में जाते हैं, सूट आपने फाइल किया और महीना भर हो चुका या 15 दिन हो चुके और आपको पता लगा कि वो तो वहां से रिजेक्ट हो गया मामला, क्योंकि आप खुद गलत कोर्ट में चले गए थे। अब कौन सी वाली कोर्ट में जाएं? अब हम दूसरी अदालत में गए हैं जहां पे हमें लगता है कि अब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अब हमने लगाया मामला, सूट फाइल किया। तो सूट का फाइल होना पहली बात शुरू कब से हुआ? पहले गलत कोर्ट में गया, बाद में सही कोर्ट में। तो कौन सी कोर्ट से वो मामला शुरू हुआ माना जाएगा? तो सबसे पहली बात ऑब्वियसली अगर सही कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में आप जिस दिन गए हैं वहां आपने सूट फाइल किया है, वहां से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। गलत जगह आप गए हो वहां से काउंटिंग शुरू नहीं होगी। क्या प्रिंसिपल समझ आ रहा है कि जो हमें शुरुआत करनी है, हमें जो सूट फाइल करना है, अगर हमने सही कोर्ट में किया, कॉम्पिटेंट कोर्ट में किया तो दैट इज ओके। अगर आप रॉन्ग कोर्ट में जाके सूट फाइल कर रहे हो तो वो इनिशिएट नहीं माना जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग, या पेंडेंसी ऑफ द सूट का जो डेट है स्टार्टिंग वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ आपने कोर्ट में सूट फाइल किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे क्या है, कोर्ट फीस आपकी कम है, ये जो आपने दिया है लेके तो सही आ गए आप, कॉम्पिटेंट कोर्ट में आए हो लेकिन वापस कर दिया सूट, क्योंकि इस पे जितनी फीस देनी चाहिए थी कोर्ट फीस वो आपने नहीं दी।
वापस दे दिया कि कोर्ट फीस सही से लगा के आओ। अब इस प्रोसीडिंग में महीना भर लग गया, तो हम कब मानेंगे? जिस दिन पहले दिन हमने दिया या जिस दिन हमने सही कोर्ट फीस के साथ दिया? कौन से दिन से शुरुआत हुई? कोर्ट फीस वाले से ना? नहीं, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही था, जहां आप गए थे वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था। तो उसमें सिर्फ ये जो थी कि कोर्ट फीस लेस थी, तो दिस इज ओनली इरेगुलरिटी। ये सिर्फ क्या कहलाएगी? इरेगुलरिटी कहलाएगी। उसको ठीक करना है। ये ऐसी इरेगुलरिटीज तो कई बार आती रहेंगी, यानी गलतियां, लेकिन शुरुआत में तो व्यक्ति सही कोर्ट में तो चला गया ना। उसे उसी दिन से, जिस दिन इसने शुरुआत में वो प्लेंट पेश किया, सूट फाइल किया, वो शुरुआत का दिन माना जाएगा जिस दिन वो सूट पेंडिंग सूट की कैटेगरी में आएगा। ये क्यों देखना पड़ता है आपको? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कब किया? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कौन सी तारीख को हुआ है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट हुआ है। यही तो सबसे खास बात है इस सेक्शन की, कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट फ्रॉम ए टू सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ। तो ड्यूरेशन क्या है वो? तो इसीलिए वो ड्यूरेशन ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस ड्यूरेशन में जहां पे सूट पेंडिंग है उसमें ट्रांसफर हुआ है, तभी तो हम इस ट्रांसफर को पार्टीज पे बाउंड मान रहे हैं। इसीलिए ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई कि हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में गए थे, लेकिन हमारा क्या हुआ? सूट या जो है खारिज हो गया, डिसमिस हो गया, या प्लेंट जो है रिजेक्ट हो गया, इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि जो फीस है कोर्ट फीस वो प्रॉपर नहीं है। सो यहाँ पर दिस इज ओनली इरेगुलरिटी। जो डेट है शुरुआत की, जिस दिन से सूट फाइल किया गया, माना जाएगा। वो कौन सा डेट माना जाएगा? जिस दिन हमने स्टार्ट किया, चाहे कम फीस के साथ ही हमने वहां पे प्लेंट जमा कराया, वो तारीख शुरुआत की माने जाए। अब अगर मान लो आपने जहां पे सूट फाइल कर दिया वो था हायर कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब फर्स्ट क्लास जुरिस्डिक्शन का है, आपने सीजीएम के पास चले गए, डिस्ट्रिक्ट जज, जो हायर कोर्ट है, हायर अथॉरिटी के पास चले गए हो। अब इसके पास आप चले गए, जाना तो हमें कहाँ पड़ता है? लोअर से शुरुआत करनी पड़ती है, निचली अदालत में जो फर्स्ट इंस्टेंस पे जाना पड़ता है, अपील करोगे आगे तो। लेकिन आप सीधे ही कहाँ चले गए? हायर कोर्ट के पास चले गए। तो हायर कोर्ट ने कहा भाई आप गलत जगह आए हो, और उसने खुद ही ये मैटर कहाँ भेज दिया? लोअर कोर्ट, अपने अपने जो जुरिस्डिक्शन में था उसके पास भेज दिया, भाई ये मेरे पास गलती से आ गए हैं, इन पार्टीज का आप निपटारा करो। फर्स्ट क्लास जुडिशियल ऑफिसर के यहाँ पे भेज दिया इस मैटर को, हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को भेज दिया। तो शुरुआत उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन हायर कोर्ट के पास भेजा गया था। दैट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द सूट। वहां से शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि इसको भी क्या कहा है इन्होंने नाम? इरेगुलरिटी है। दिस इज ओनली इरेगुलरिटी। तो हमें बात समझ में आई यहाँ पे। अब आगे कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको जाननी है। ये जो पहले हमारे पास ये एक बात रहती थी, एम्बिग्विटी रहती थी, कहाँ से शुरुआत माने। जैसे अभी 3 एग्जाम्पल तो मैंने ही आपको दे दिए। कोर्ट फीस कम थी, अब कब माना जाए? गलत कोर्ट में चले गए, कब माना जाए? ऊपर वाली कोर्ट में चले गए, कब माना जाए? इस तरीके की जो इतनी चीजें और डाउट्स थे, उनको 1929 में क्लियर कर दिया गया। 1929 में आपके टीपी एक्ट में हुआ है अमेंडमेंट, और इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया। सेक्शन 52 में एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया गया, और उसमें ये जो पॉइंट है ड्यूरेशन का, उसको इन्होंने क्लियर किया है। अभी अपन उसकी लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, है ना? तो आप ले अब बैरक ले साथ साथ सेक्शन 52 का एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर सेक्शन 52 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। देखिए यहाँ इसने पर्टिकुलरली ये जो बात कही है वो किस रेफरेंस में कही है? केवल इस सेक्शन के रेफरेंस में ही कही है।
द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग shall be deemed to commence. अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडेंसी है, पेंडिंग है, तो वो कब से शुरुआत मानी जाएगी? डीम्ड मतलब समझा जाएगा, माना जाएगा, यानी प्रिज्यूम किया जाएगा लॉ के द्वारा। deemed to commence from the date of the presentation of the plaint, जिस दिन प्लेंट को क्या किया है? प्रेजेंट किया है। or the institution of the proceedings in a court of competent jurisdiction, हमने या तो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की है यानी शुरू की है, या प्लेंट जो सूट होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है? प्लेंट से होती है। प्लेंट फाइल करना पड़ता है प्लेंटिफ को, है ना? तो ये कहाँ फाइल किया हो? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में फाइल किया हो। अब ये जुरिस्डिक्शन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये अपन सीपीसी पढ़ेंगे ना, आपको ये पहले बात ये भी समझनी है मोटे तौर पे। क्या होता है, जैसे आप सीपीसी पढ़ेंगे जब, तो उसमें आप सेक्शन 9 है, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। अगर प्रॉपर्टी दुर्गापुरा में या जयपुर में सिचुएटेड है तो कहाँ, कौन सी कोर्ट में जाओगे आप? जयपुर की कोर्ट में जाने वाले हो। फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उसका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। प्रॉपर्टी 50 लाख की है, 50 करोड़ की है, तो उस अकॉर्डिंग क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। सीनियर डिवीजन जुडिशियल ऑफिसर, जूनियर डिवीजन जुडिशियल ऑफिसर, है ना? उसके आगे डिस्ट्रिक्ट जज। तो सिविल मामलों का ये जुरिस्डिक्शन आपको जो है सीपीसी में बताया गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अलग से एक क्लास में इस पॉइंट के लिए। तो आपको जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट कौन सा है वो आपको सीपीसी बताती है कि भाई मामला 50 लाख का है तो कौन सुनेगा, मामला 5 लाख का है तो कौन सुनेगा, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, फिर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन आ रहे हैं जिसके, तो कौन सुनेगा। कुछ हिस्सा जयपुर में आ रहा है, कुछ अगर अजमेर में आ रहा है या उसके साथ लगता हुआ दौसा है वहीं आ रहा है, तो फिर हम कहाँ उस मामले को फाइल करें। तो इसके लिए आपको कौन बताएगा? सीपीसी बताएगी कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन क्या है। सब अलग अलग होते हैं, जैसे अपना जयपुर किस में बटा हुआ है? अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं। पहले तो 4 जोन मेन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और उसमें 4 भागों में बांट दिया जयपुर को। उसके बाद भी उसमें क्या है? सब डिवाइड कर रखे हैं कि इसमें इतने पुलिस स्टेशन आएंगे, ईस्ट में, साउथ के अंदर इतने पुलिस स्टेशन कवर हो रहे हैं, और हम सब के एरियाज भी उन पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहे हैं कि इतने इतने जो है। तो इसी तरीके से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी है। आप कोर्ट में विजिट करने के लिए गए हैं कभी? वहां आप कोर्ट में गए तो वहां एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे इस पुलिस थाने के मामले आते हैं, बड़ी चौपड़ के, छोटी चौपड़ के, सांगानेर के, वहां लिखा होता है। तो उस आधार पे, जैसे पहले तो चौकियों का, पुलिस चौकी का डिवाइडेशन हुआ है, उसके बाद हमारे कोर्ट्स का डिवाइडेशन भी उस अनुसार उनके पास कॉम्पिटेंसी। तो जो मामला दुर्गापुरा का था वो आपको अलग कोर्ट में ले जाना था, और जो मामला छोटी चौपड़ का था वो अलग कोर्ट में जाने वाला था। समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग जगह तो नहीं जा सकते ना। ठीक ठीक वैसे ही जैसे पुलिस स्टेशन का मामला है, तो आप कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन किसे कहेंगे? जिस सही कोर्ट में जिसके पास अथॉरिटी है कि वो हमारा मामला सुन सकता है, फैसला दे सकता है, वो हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ऐसे थोड़ी किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो। तो ये हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे। ये कह रहा है institution of the proceeding in a court of competent jurisdiction and to continue। देखो पहले तो इसने क्या बताया? commence, यानी शुरुआत कब से मानी जाएगी, मतलब स्टार्टिंग डेट क्या है। and to continue, और वो कब तक जारी मानी जाएगी? until the suit or proceeding has been disposed of by a final decree or order, जब तक उसका अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता फाइनल डिक्री और ऑर्डर से, तब तक वो कंटिन्यू मानी जाएगी। and complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और डिस्चार्ज हो गया हो डिक्री का, मतलब उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया हो, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो। डिक्री देना अलग बात होती है, एग्जीक्यूट करवाना अलग होती है। एग्जीक्यूट मतलब उसकी पालना करवाना, मतलब कोर्ट ने कहा था बी को मैं बता रहा हूँ कि ये है मकान मालिक, इसके राइट तय कर दिए मैंने कि प्रॉपर्टी जहां पर जिसके पास भी है वो बी को दे दी जाए। तो अब ये तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो कोर्ट ने क्या दे दी? डिक्री। अब इस डिक्री का क्या होना है? एग्जीक्यूशन। मतलब अब वो एक्स नाम की प्रॉपर्टी किसके पास आनी है? पोजेशन
बी को आना है, तभी तो वो पूरा काम होगा। उसको कहेंगे एग्जीक्यूशन, डिक्री का एग्जीक्यूशन, डिक्री की पालना, मतलब कोर्ट ने जैसा कहा था वैसा काम करो। तो वो जब तक नहीं हो जाता तब तक पेंडेंसी मानी जाएगी। Or has become unobtainable by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force। मतलब कह रहा है यहाँ तो क्या हुआ हो, काम पूरा हो गया हो, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ हो तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे, तब तक वो पेंडिंग सूट ही माना जाएगा, है ना। और अगर कि उसका टाइम पीरियड जो था अपील करने का वो निकल गया हो तब तक वो पेंडेंसी मानी जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो अब एक बात का जवाब दो। 1 जनवरी 2015 एक सूट फाइल हुआ, इसका फैसला हुआ जाके 12 जनवरी 2022 को। कोर्ट ने इस दिन क्या दे दिया? फैसला दे दिया, डिक्री दे दी। डिक्री का एग्जीक्यूशन हुआ 15 नवंबर 2022। इस बीच में ये जो पीरियड था जनवरी से लेके नवंबर का, इस बीच में ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी कर दिया गया। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस बीच हुआ है, क्या ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ट्रांसफर माना जाएगा? डिक्री तो आ गई, कोर्ट ने फैसला दे दिया ये मकान बी का है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले पहले ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी का मालिक है सी। क्या ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रांसफर माना जाएगा? क्या यहाँ सेक्शन 52 है? है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत कब से हुई? कमेंस, दिस इज स्टार्टिंग, यहां से हुआ है स्टार्ट, ये कहलाया, इस तारीख के बाद वो कहलाएगा पेंडेंसी ऑफ द सूट। और एंड कहाँ हो रहा है? जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसके बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट इज ड्यूरेशन क्या है? पेंडिंग सूट है वो। इस बीच आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सेक्शन 52 एप्लीकेबल होगा। या फिर अब ये एग्जीक्यूशन का टाइम भी ये है, लेकिन इसका जो अपील का टाइम है, सपोज वो अपील का जो टाइम था वो लैप्स हो जाता है। अपील का इसको दे रखा था कि आप 12 जनवरी है ना, आप 3 महीने में कर सकते हो, 12/4/2022 तक क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो अपील का टाइम पीरियड अगर लैप्स हो गया और इस बीच एग्जीक्यूशन हो गया तो फिर उसको पेंडेंसी नहीं मानेंगे, फिर तो आप ट्रांसफर करो, कोई मनाही नहीं है। यस प्लीज, हाँ आप वहां पे रख दीजिए इस शीट में। हाँ आप ये, अभी तो हार्ड कॉपी तो नहीं है, मैं सॉफ्ट में भेज दूंगी आपको, आप ये ले जाइए पेपर। आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि रिवीजन और रिव्यू के मामले में सेक्शन 52 एप्लीकेबल है या नहीं, क्या ये भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट है? तो आपको जानना पड़ेगा रिवीजन और रिव्यू होता क्या है। कौन से वर्ड बोल रही हूं मैं? एक बोल रही हूँ रिवीजन और एक वर्ड बोला मैंने रिव्यू। रिवीजन जो है वो करता है हाई कोर्ट। जब कोई क्वेश्चन लॉ का ऐसा होता है जो लोअर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, लॉ का कोई क्वेश्चन है जिसपे अगर सपोज किसी, आप जुडिशियल ऑफिसर फर्स्ट क्लास बन गए हैं, आप आरजेएस बन गए हैं, अब आपके पास जो मैटर आया, अब इसके बारे में सपोज कोई लॉ ही नहीं है, या अगर लॉ है तो उसमें एम्बिग्विटी हो रही है, सपोज टीपी एक्ट में कोई बात लिखी है तो एसआरए में कोई बात लिखी है, लिमिटेशन में कोई बात लिखी है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है इसका सवाल का जवाब क्या होगा, तो किसके पास जाओगे? जैसे अभी अगर अटक जाओगे तो किसके पास आओगे? मैडम के पास आओगे। आरजेएस बन जाओगे और जब अटक जाओगे, अटकना मतलब ऐसा नहीं कि लॉ है ही नहीं, मतलब लॉ आपके पास है और नहीं आता, वो सिचुएशन की बात नहीं कर रही मैं,
मैं कह रही हूं कि लॉ का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई वैक्यूम है, कोई कानून एम्बिग्विटी वाला है, कंट्राडिक्शन हो रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ का क्वेश्चन आ गया किसी मामले में, अब आपको मिल नहीं रहा उसका जवाब, तो उसे आप कहाँ भेजने वाले हो? लोअर कोर्ट कहाँ भेजेगा? हायर कोर्ट के पास भेजेगा कि भाई आप बताइए। या फिर हायर कोर्ट भी क्या होता है, लोअर कोर्ट से मामले को अपने पास मंगवा लेगा, देखने के लिए कि काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी इन्होंने। ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिनमें कि क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। एक सेकेंड। हेलो जी, नमस्कार।